आइए आप सभी का स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपने चैनल मैथ्स बाय सचिन यादव में। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, हम लोग एसएससी सीएचएसएल के प्रैक्टिस सेट्स कर रहे हैं और सीजीएल के प्रीवियस ईयर सेट्स पे काम कर रहे हैं और लगभग 13 सेट्स पे अभी तक हम काम कर चुके हैं। और आज हम लोग लेकर आए हैं 5 दिसंबर 2022 का एसएससी सीजीएल का थर्ड शिफ्ट का पेपर और उसमें एक एक करके हम 25 क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व करने वाले हैं और आप भी हमारे साथ साथ सॉल्व करेंगे। अगर एंड में आपको कोई समस्या आती है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। तो देखिएगा कि आज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहे हैं मिस्टर एक्स की मासिक आय 26,500 रुपए और उसकी मासिक व्यय 20,500 रुपए। अगले वर्ष उनकी आय में 12% की वृद्धि हुई और व्यय में 6% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत कितने परसेंट बढ़ेगी। देखिए ये एक बहुत अच्छा सवाल है। अगर आप इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, इसको एलिगेशन से बनाया जा सकता है, क्योंकि देखिए आय में भी वृद्धि हुई है और व्यय में भी वृद्धि हुई है और बचत में भी वृद्धि हुई है। तो हम ये मान लें कि जो इसकी मासिक आय थी वो मासिक आय में जो वृद्धि हुई है 12%, तो 12% इसकी ओवरऑल वृद्धि दे दी गई है। और कह रहा है कि व्यय में, मतलब जो इसका एक्सपेंडिचर है, जो व्यय है वो कितना बढ़ रहा है 6%। तो इसकी जो सेविंग्स होंगी, जो बचत होंगी, उसमें कितने परसेंट की वृद्धि होगी ये हमको निकालना है। चलिए ठीक है भाई, हमको इसकी सेविंग्स के बारे में पता है कि उसका मासिक व्यय 20,500 रुपए है। मासिक व्यय जो है वो है 20,500 रुपए। ये 20,500 रुपए। कमाई थी 26,500, मासिक व्यय है 20,500। तो हम ये कह दें कि ये 6,000 रुपए सेविंग कर रहे हैं हर महीने। अब आप यहां से रेशियो बनाएंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। ठीक है, अब इसको अगर हम 10 से काट लें तो ये 6 बार और 10 से काटेंगे ये 20.5। अब हमें पता है कि छोटे वाले को सामने वाले को जोड़ने पे ये बनना चाहिए। तो देखिए इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो 6 6 ये 12 बन रहा है। तो इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो जो सेविंग हो जाएगी वो हो जाएगी 32.5%, ताकि इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो रेशियो ये बन जाए। तो जो आप देखेंगे यहां से सेविंग में वृद्धि वो कितनी देखेंगे 32.5%। एक बहुत प्यारा तरीका हम आपको बता रहे हैं करने के लिए। आप बेसिक से इस तरीके से भी कर सकते हैं कि 26,500 रुपए ये कमा रहा था, 26,500 रुपए इसकी इनकम थी और इसका जो एक्सपेंडिचर था, जो व्यय था वो था 20,500 रुपए। 20,500 रुपए और सेविंग कितनी हो गई, ये हो गई इसकी 6,000 रुपए। अब क्या क्या बढ़ा है देखिएगा, कह रहे हैं इसकी आय में 12% की, इसमें 12% उठा के जोड़ दीजिए। इसका 12% निकालेंगे तो 12 पंचे 60, 6 12 छंग 72, 6 78, 7 12 दूनी 84, 7 आपका 91, ये 9,180। 12 अगर इसका 12% देखेंगे तो देखेंगे 12 पंचे 60 से लेगा 6, 12 छंग 72, 6 78, 7 12 दूनी 24, 7 31, सॉरी 3180 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3180। और व्यय में 6% की वृद्धि होती है। व्यय में 6% की वृद्धि होती है तो ये हो जाएगा आपका 6 पंचे 30 और 6 दूनी 12। यहां से ये हो गया। तो इन दोनों के अंतर को यहां देख लीजिए कि कितने परसेंट बढ़ा। ये 0, 8 में 3 गया 5 और 31 में 12 घटाएंगे तो आपका बच गया 1950। अब 6,000 का 1950 कितने परसेंट होगा ये आप देखेंगे तो आप यहां से भी आंसर देख पाएंगे 32.5%। इस तरीके से भी कर सकते हैं आप, और बाकी जो आपको बताया गया है आप वहां से भी करिए, बहुत आसानी से कर सकते हैं, कुछ भी नहीं है, एकदम आसान सा क्वेश्चन है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलते क्वेश्चन नंबर सेकंड पे देखते हैं कि क्या कह रहे हैं। 2 तरीके बताए मैंने, दोनों में जिससे कंफर्टेबल है आप उससे करिए। देखिए कह रहे हैं 12, 24 और 27 का चतुर्थ अनुपात a और 36 के तृतीय अनुपात के बराबर है। तो a का मान क्या होगा। देखिए 12, 24, 27 का जब आप चतुर्थ अनुपात निकालेंगे तो आएगा 24 × 27 बटे 12। लास्ट वाले दोनों का मल्टीप्लाई करके फर्स्ट से डिवाइड करते हैं बराबर। अब कह रहा है ये a और b के तृतीय अनुपात के बराबर है। तो a और b का तृतीय अनुपात निकालेंगे तो a और 36 का, सॉरी, तो 36 × 36 बटे कितना हो जाएगा a हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व करके a का वैल्यू आपका आंसर होगा 12 दूनी 24। यहां से काटेंगे 9 23 27 और 9 चौको 36। 3 से काटेंगे ये हो गया 12 और 2 से काटेंगे ये हो गया 2 दूनी 4। तो जो a का वैल्यू देखने को मिला वो देखने को मिला 24। तो इस सवाल का जो सही आंसर हो जाएगा वो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा 24। कुछ भी नहीं करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है कि इसका चतुर्थ अनुपात की बात कर रहा है तो जैसे ही आप चतुर्थ अनुपात इसका देखेंगे तो BC/A कर देंगे और a और 36 का अगर तृतीय अनुपात देखेंगे तो B² कर देंगे। दोनों को इक्वल कर लिया और a का वैल्यू फाइंड कर लिया जो कि आ गया आपका 24। ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड। चलते क्वेश्चन नंबर थर्ड पे, एक एक करके बहुत आराम से क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, है ना। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा।
ये है आपका 25 का क्यूब माइनस 75 का क्यूब प्लस 50 का क्यूब। देखिए ये क्वेश्चन करने के लिए आप तीनों का क्यूब भी कर सकते हैं कि 50, 75 और 25 का क्यूब भी कर सकते हैं, बट ये एक्चुअल लॉजिकल क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो बनेगा क्या, 25 का क्यूब माइनस 75 का क्यूब प्लस 50 का क्यूब। अगर हम थोड़ी देर के लिए यहां से एक फॉर्मूला आपको पता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये 3abc होता है, लेकिन इसके लिए कंडीशन फॉलो करती है कि वहां पे a प्लस बी प्लस सी जो होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। a प्लस बी प्लस सी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो यहां से अगर हम इसको ये लिख ले, ये 25 का क्यूब प्लस इसको थोड़ी देर के लिए माइनस का 75 का क्यूब कर दें, और यहां से देखेंगे तो ये 50 का क्यूब। तो हमारी समझदारी जो हमको दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि यहां से जैसे ही आप देख रहे हैं तो आपको दिख रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, और यहां पे ए प्लस बी प्लस सी जोड़ोगे तो ये 0 बन रहा है। तो हम इसको कह दें कि ये 3abc के बराबर होगा। तो 3 इंटू 25 इंटू 75 और इंटू 50, ये लेकिन एक माइनस का आएगा क्योंकि ये माइनस का था, तो इस वजह से ये जो आंसर आएगा माइनस का आएगा। तो जाहिर सी बात है अब ये दोनों प्लस वाले आंसर गलत हो गए। अब हमको देखना है मल्टीप्लाई करना, तो 25 नहीं 75 और 75 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 56 25, और 50 का गुणा करना है तो 0 अलग से लिख लीजिए, 55 25 से लगा 2, 5 दूनी 10, 2 12, हाथ से लगा 1, 5 6 30, 1 31, 3 55 25 3 28, और माइनस बाहर लगा दीजिए 28 12 50। ये आपका सेकंड ऑप्शन हो गया। 75 का स्क्वायर करना है तो वो शॉर्टकट आपको पता है 75 के स्क्वायर का, कि 5 का स्क्वायर 25 और 7 का अगला 8, 8 7 56। अगर नहीं पता है तो मेरे पुराने वीडियोस में शॉर्टकट पड़ा हुआ है स्क्वायर निकालने का, वहां से जाके देख सकते हैं। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3, और इसका आंसर जो सही हो गया वो सेकंड ऑप्शन हो गया। अगले इस पे चलते हैं, 4th नंबर क्वेश्चन पे। कह रहा है यदि 6 एक न्यून कोण है, ये गलत दे रखा है, यहाँ पे थीटा होगा। यहाँ यदि थीटा एक न्यून कोण है तो ये थीटा दे रखा होगा, यहाँ पे ये थीटा क्या कहेगा कि यदि थीटा एक न्यून कोण है, ये थीटा एक न्यून कोण है, और आपको पता है कि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 2, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 2, ये पता है आपको। और आपको बताना है टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 10 की पावर 5 थीटा इंटू कॉट की पावर 4 थीटा। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, बस दिमाग लगाना थोड़ा सा। टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर, अगर कभी भी 2 दिया होता है तो पक्का ये थीटा बराबर 45 पर ही होगा, क्योंकि वहां पे ही दोनों 1 1 होते हैं, और अगर दोनों 1 1 होंगे तो ये 2 बन जाएगा। या आप ये देख सकते हैं ये इसका जस्ट रेसिप्रोकल है, लाइक दिस, x प्लस 1 अपॉन एक्स अगर 2 बन रहा है तो यहां पे x बराबर 1 होगा ही होगा, ये बात याद रखिए। सेम केस ये इस पे फॉलो करता है। तो अगर हम टेन थीटा 1 मान लेंगे तो ये भी 1, ये भी 1, और ये 2, और ये भी 1 की पावर 5, 1 की पावर 4, ये भी सब 1, 2 2 आंसर कितना आ गया 4। तो इसका आंसर कितना आ गया, चौथा ऑप्शन और 4 भी है, फोर्थ ऑप्शन और 4। देखिए बाकी इस सवाल को इस तरीके से करने की जरूरत नहीं है। यहां से देखा एक एक वैल्यू है, 1 1 और 2, ये यहां से सीधे सीधे देखने को मिल गया कि आंसर कितना होगा 4। कुछ भी नहीं करना है, जैसे आपको बताया जा रहा है एकदम उसी तरीके से करिए। इन सवालों पे आप टाइम नहीं लगा सकते 5 सेकंड 10 सेकंड से ज्यादा। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं कि 5 क्या कह रहा है। देखिएगा कह रहा है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 11 33 99 और 121 से पूर्णतः विभाजित है। देखिए ऐसे सवालों को ना बाय द ऑप्शन नहीं करेंगे तो फिर टाइम वेस्ट करेंगे। 11 से भी कटनी चाहिए, 33 से भी कटनी चाहिए, 99 से भी कटनी चाहिए, 121 से भी कटनी चाहिए। तो मेरे पास 11 और 9 के रूल होते हैं। देखो 9 से सब कट रहे हैं, तो अब मेन जो बचा वो 11 का रूल। आप देखेंगे 9 9 9 27, और ये 0 11 से नहीं कट रहा है, ये आंसर नहीं हो सकता। इसको देखेंगे, ये हो गया आपका 9, और ये आपका 9 9 18, और ये 9, ये भी नहीं कट रहा है, ये भी आंसर नहीं हो सकता। इसको देखेंगे, ये 9 9 18, और ये 9 9 18, ये 11 से भी कट रहा है, 9 से भी कट रहा है। इसको आप देखेंगे तो ये आपका हो गया 9 9 18, और ये हो गया आपका 9 9 18, ये भी आपका दोनों से कट रहा है। तो अब जो आपके पास ऑप्शंस बचे वो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन बचे, 11 33 99 और 121। 9 से सब कट रहे हैं, 9 से ये भी कट रहा है, 9 से वो भी कट रहा है, लेकिन ये एक इवन नंबर बना रहा है और कभी भी इसमें 0 लास्ट डिजिट आ ही नहीं सकता। कोई इवन नंबर या 5 आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा तो ये आंसर कैसे संभव है, कभी पॉसिबिलिटी ही नहीं है इसकी। तो जो आपका आंसर सही होगा फोर्थ ऑप्शन। फिर से समझिएगा, ऐसे सवालों को बाय द ऑप्शन करने जाइए
अगर आप पूरा एलसीएम निकाल के डिवाइड करेंगे तो बहुत सारा टाइम बर्बाद करने वाले हैं, और वो टाइम ही तो बचाना है आपको। करना क्या है, बाय द ऑप्शन जाना है। फर्स्ट सेकंड थर्ड कैसे नहीं हो सकते, क्यों नहीं हो सकते, मैंने आपको रीजन बता दिए। ये दोनों 11 से नहीं कट रहे, और ये इसमें कहीं एलसीएम जिसको लेना है उसमें 5 और 2 का कोई नामो निशान नहीं है, तो कैसे हो सकता है ये आंसर। तो ये पांचवें का जो आंसर सही हुआ वो चौथा ऑप्शन। फिर कह रहा हूं बाय द ऑप्शन ही जाइए, टेक्निक लगाएंगे तो टाइम लगेगा। कह रहे 45 67 में वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी घटाई जाए कि योगफल 7 से विभाजित हो। ये बहुत आसान सवाल है, इसको आप आसानी से कर सकते हैं। पहले क्या करिए, 45 67 को 7 से भाग दे दीजिए। जैसे ही आपने 7 से भाग दिया, 7 छंग रिमाइंडर देख लीजिए कितना बच रहा है। 7 छंग 42 बचा 3, 35 7 पना 35 बचा 1, 17 7 दूनी 14 बचा 3, फाइनली रिमाइंडर कितना बचा 3। अब कह रहा है कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए, तो 3 में 6 जोड़ के 7 से काटेंगे, 7 जोड़ के तो कभी हो ही नहीं सकता, 5 जोड़ के, 3 में 4 जोड़ के 7 से ये पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो फोर्थ ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा। चलते क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि 7 क्या कह रहे हैं। आपको 7 दे रखा है कि वह का इसका मान ज्ञात किया। देखिए ऐसे सवाल ना मुझे लगता है कि जो एसएससी सीजीएल प्री में ना 2022 में बहुत सारे पूछे गए, लगभग 4 तो हम कर चुके हैं पिछले सेट्स में। तो ऐसे सवालों पे काम करके जाइए, सीएचएसएल में भी पूछा जा सकता है अगर ये पूछा गया है इतनी बार। तो देखिए कह रहा है कि 100 का स्क्वायर माइनस 99 का स्क्वायर, तो 100 का स्क्वायर माइनस 99 का स्क्वायर, देखिए इनके बीच का डिफरेंस एक है, इसका फायदा मिलता है हमको। ये 98 का स्क्वायर माइनस 97 का स्क्वायर, ऐसे ही आगे 96 का स्क्वायर माइनस 95 का स्क्वायर, और डैश डैश ये एंड वाला जो टर्म है वो है 12 का स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर। इनके बीच का डिफरेंस सबका 1 1 है। तो आप इसको क्या करेंगे, एक बार a माइनस बी और एक बार a प्लस बी लिखेंगे। a माइनस बी से आपको कुछ मिलता नहीं है तो सिर्फ a प्लस बी, इसमें भी a माइनस बी से कुछ नहीं मिलेगा तो सिर्फ a प्लस बी, इसमें भी a माइनस बी से कुछ नहीं मिलेगा तो a प्लस बी। 96 प्लस 95 डैश डैश डैश, ये 12 में जैसे ही आपने 11 घटाया तो ये हो जाएगा आपका 12 प्लस कितना हो जाएगा 11। आपने ये देखा यहां से 100 से लेके 11 तक ये 90 पद हो गए, 90 टर्म्स हो गए। तो आप लगा सकते हैं n/2 a प्लस एल। जब आप a प्लस एल देखेंगे तो 100 और 11 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 111, और ये इंटू 45 हो जाएगा। तो 111 इंटू 45 से देखोगे कौन सा आंसर हो जाएगा। 111 इंटू 45 से ये एक बार हो जाएगा आपका 555 और एक बार हो जाएगा 444, और इसी को जोड़ लीजिए 5549 5494। तो ये आपका जो आंसर हो गया ये हो गया 4995, सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 का जो आपका आंसर आया वो सेकंड ऑप्शन। बहुत आसान, इस तरीके से करिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि 8 क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक गोलार्ध का आयतन 19,404 सेंटीमीटर क्यूब है, उस गोलार्ध की त्रिज्या क्या होगी। एक गोलार्ध का आयतन मतलब हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं, उसका आयतन दे रखा है 19,404 और आपसे पूछ रहा है त्रिज्या क्या होगी। तो गोलार्ध का जो आयतन होता है वो होता है 2/3 पाई आर क्यूब। पाई का वैल्यू रख दीजिए 22/7, 2/3 पाई और आर क्यूब कर दीजिए। ये जैसे ही आपने इसको हल किया तो पहले इसको काट लीजिए, जैसे ही आपने काटा तो इसको काट लेते हैं डायरेक्ट। 22 अट्ठे 176, 176 के बाद बचा 18, फिर 22 अट्ठे 176, उसके बाद बच गया 4, तो 22 दूना 44, 2 से काट दिया, ये जो गया 441, और ये आर क्यूब बराबर आ गया 441 ये वाला और 21 ये, तो 441 इंटू 21। जैसे ही आप देखेंगे तो आपको यहां से रेडियस देखने को मिल रही है 21। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 21। 8 क्वेश्चन का जो आंसर हुआ वो फर्स्ट ऑप्शन 21 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ कि 9 क्या कह रहा है देखेंगे। कह रहा है पूर्णांक मानों की भुजाओं वाली त्रिभुज का परिमाप 13 के बराबर है तो ऐसे कितने त्रिभुज बनाना संभव है। देखिए ये एक बहुत बढ़िया सवाल है और यहां से एक बहुत अच्छा पॉइंट आपको सीखने को मिलेगा। सारे लोग ध्यान से समझिएगा, एक पॉइंट मैं बता रहा हूं। कभी भी आपको पेरीमीटर गिवन हो और बताने हो कि हाउ मेनी पॉसिबल ट्रायंगल्स, कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं ट्रायंगल की, अगर जो पेरीमीटर है ये ऑड है, अगर आपका पेरीमीटर ऑड है तो आप क्या करेंगे, p+3 का होल स्क्वायर अपॉन 48 करेंगे। इससे आपको मिल जाएगा कि कितने साइड्स बन सकती है, मतलब कितने त्रिभुज बनना संभव है। और अगर ये इवन दे रखा है तो p+3 नहीं करेंगे, सीधे p² अपॉन 48 करेंगे और इसका इंटीजर वैल्यू लेंगे। क्या लेंगे, इंटीजर वैल्यू लेंगे। अगर इंटीजर लेंगे, अब आप देखेंगे p+3 मतलब अगर परिमाप 13 दे रखा है, यहां पे p परिमाप है, तो 13 और 3 कितना हो गया 16 इंटू 16/48, 16 इंटू 16/48 करेंगे तो 16 3 48, 3 से डिवाइड किया तो आ गया 5.33।
अगर 5.33 आया है तो अब अगर आप इसका इंटीजर वैल्यू देखेंगे तो 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5। तो कितने त्रिभुज बनना संभव है? 5। ये याद रखिएगा कि कभी भी अगर आपको परिमाप पता है और आपको ये पूछ दिया जाए कि कितने त्रिभुज बनना संभव है, तो याद रखिएगा अगर परिमाप ऑड है तो ये लगाएंगे और इवन है तो ये लगाएंगे। ये पॉइंट याद रखिएगा, एसएससी कई बार इस पे सवाल पूछता है, बहुत बढ़िया पॉइंट है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9th। चलते क्वेश्चन नंबर 10th देखते हैं। 10th क्या कह रहे हैं? कह रहा है कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होगा? चलिए देखते हैं। कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होगा? कॉट स्क्वायर ए को आप लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। बहुत आराम से लिखिए इसको। और माइनस कॉस स्क्वायर ए को कॉस स्क्वायर ए ही लिख दीजिए। यहां से ऊपर से कॉमन ले लीजिए कॉस स्क्वायर ए। जैसे ही आपने कॉमन ले लिया कॉस स्क्वायर ए, ये साइन स्क्वायर ए इधर चला गया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो गया कॉस स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो गया कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। तो अगर आप थोड़े से भी समझदार हैं तो ये कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए हो गया कॉट स्क्वायर ए। तो ये हो गया कॉट स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। ऐसा कोई ऑप्शन अगर आपको दिख रहा है तो आप आंसर टिक कर दीजिए, कॉट स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। ये पहले ही ऑप्शन कॉट स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। फिर से देखिए कुछ नहीं किया, कॉट स्क्वायर ए को लिखा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए था, दोनों से कॉमन क्या मिला? कॉस स्क्वायर ए। वहां से 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस 1 बना तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए हो गया। तो सॉल्व किया कॉट स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। आसानी से बना सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10। चलते क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं कि 11 क्या कह रहे हैं। कह रहा है एक व्यवसायी सामग्री खरीदते और बेचते समय हर बार 12% के दोषपूर्ण बांटों का यूज करके धोखा देता है। केवल दोषपूर्ण बांटों का उपयोग करके उसके लाभ प्रतिशत में कितनी वृद्धि होगी, ये पूछा जा रहा है। देखिए 12% और 12% की कर रहा है धोखाधड़ी। कह रहा है सामग्री खरीदते और बेचते टाइम हर बार 12% का धोखा देता है। देखिए यहां से आंसर क्या आएगा उससे मतलब नहीं है, जो तरीका लगेगा वो क्या लगेगा। अगर खरीदते टाइम 12% की धोखाधड़ी की है तो आप ये कह सकते हैं कि 25 से 28 मतलब 12% का ही फायदा हो गया, 25 से 28। लेकिन अगर बेचते समय उसने 12% का दोषपूर्ण बांट यूज किया है तो बेचते समय जो उसने 12% दोषपूर्ण बांट यूज किया है वो उसने 25 की जगह 22 तोला है। 12% का मतलब होता है 3/25, 25 पे 3 कम तोला, तो ये जो फायदा होगा ये 22 से 25 होगा। ये यहां पे ध्यान दीजिए, ये थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली चीज है कि अगर हम ये थोड़ा सा दिमाग लगा लें कि 10% और 10% का फायदा, तो 10% और 10% का फायदे में यहां पे दिमाग ये लगाना है कि पहले जब 10% खरीदते टाइम तो 10 से 11 हो गया, लेकिन बेचते टाइम 10 से 9 होगा, तो जो फायदा होगा वो 9 से 10 हो जाएगा। वो इस तरीके से देखा जाएगा 9 से 11। तो जब आप इस तरीके से देखेंगे तो ये 25 से 25 खत्म हो गया, 25 से 25 खत्म हो गया, तो ये 22 है और ये 28 है। आप इसको काट लेंगे तो ये 11 और ये 14। फायदा कितने का हो रहा है? 3 का फायदा हो रहा है, बटे 11 इंटू 100, है ना। अब यहां से जैसे ही आपने देखा तो 300 बटे 11 हो गया, 11 से भाग दिया, 11 दूनी 22, 22 के बाद बच गया आपका 22 के बाद बचा 8, 80 हो जाएगा, 80 हो जाएगा, 11 सत्ते 77। ऐसा कोई ऑप्शन आपको दिख नहीं रहा है। मैं बता रहा हूं एक्चुअल है क्या, इसका जो सही आंसर होगा वो यही होगा, लेकिन एसएससी में दे रखा है तो 12% और 12% के 2 बार में नेट चेन लगा दिया गया है। 12 प्लस 12 इंटू 12 करेंगे तो 1.44, तो ये 24 एक 25.44%, इसको सही आंसर मान लिया गया है। जबकि तो दोषपूर्ण तराजू का अगर उपयोग किया जाएगा तो ये इस सवाल को करने का सही तरीका होगा। बाकी एसएससी ने इस सवाल का जो आंसर माना है वो 25.44% माना है, क्योंकि ऐसा तो कोई ऑप्शन दे ही नहीं रखा है, और इस सवाल को करने का जो सही तरीका है वो तो ये है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। चलते क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे कि 12 क्या कह रहे हैं। निम्नलिखित पाई चार्ट एक गांव में एक घर के निर्माण में कई मदों पर 12 लाख रुपए के कुल व्यय करता है। ठीक है भाई, का प्रतिनिधित्व करता है। कह रहा है सीमेंट, लकड़ी और प्लास्टिक पर खर्च किए गए कुल व्यय का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए सीमेंट पे इसने 57 डिग्री खर्च किया है, देखिएगा देखते जाइएगा। सीमेंट पे किया है 57, ये सीमेंट पे हो गया। लकड़ी पे, तो लकड़ी पे 40 खर्च किया है, ये हो गया आपका। और प्लास्टिक पर किया है 55, तो ये हो गया 7 5 12 हासिल लगा 1, और 7 5 12 6 4 10 5 15, 152 डिग्री इसने टोटल खर्च किया है। कह रहा है कुल व्यय का 152 डिग्री टोटल 360 का इंटू 100, देख लीजिए कितना परसेंट है। तो जैसे ही आप देखेंगे तो ये हो गया भाई, ये इससे खत्म। अगर इसको हम काटेंगे तो 4 से काटा ये 9 बार में, ये हो गया 4 3 12, बचा आपका 8, 4 8 32, 380 बटे 9,
9 से जैसे ही आपने भाग दिया, 9 चौको 36, एक ही है जिसमें 4 आ रहा है, आगे भी भाग देना चाहे तो दे सकते हैं। 9 चौको 36 के बाद 2 बचा, 9 दूने 18, 42.22%। तो इस सवाल का आंसर सही हो जाएगा वो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। एक और बहुत ठीक सवाल था, मतलब एकदम नॉर्मल सा, वैल्यूज अगर सही से पता है तो आप आसानी से कर सकते हैं। कह रहा है एक राशि साधारण ब्याज पर निवेश करने पर 2 वर्ष 6 माह में स्वयं की 17/10 गुना हो जाती है। स्वयं की 17/10 गुना होने का मतलब ये हो गया, 17/10 गुना होने का मतलब ये हो गया कि 10 रुपए मूलधन था और अमाउंट हो गया 17, तो जो ब्याज मिला उसको 7 मिला, मूलधन था 10 और समय जो दे रखा है वो दे रखा है 2.5 वर्ष, और आपसे पूछ रहा है ब्याज की दर क्या होगी। ऐसे सवालों को करने का इससे बेहतर तरीका कुछ नहीं होता। देखिए दशमलव से ये काट दीजिए, 25 चौको 100 और आर बराबर सीधा सीधा आपको 28% देखने को मिल रहा है, जो कि आपका चौथा ऑप्शन है। एक और बहुत आसान सवाल, कुछ मत करिए ऐसे सवालों में, सीधे फॉर्मूला यूज करिए। 17/10, 10 से 17 हो रहा है तो ब्याज 7 हो गया, मूलधन 10 था, आपको समय पता था, ब्याज का दर निकालना है, आप आसानी से हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा क्या कह रहे हैं। कह रहा है खोखले गोले की बाहरी त्रिज्या 4 और आंतरिक त्रिज्या 1 दे रखी है, तो इस गोले का आयतन क्या होगा। तो देखिए खोखले गोले की बात कर रहा है तो क्या करिए, इसके लिए फॉर्मूला लगेगा आपका 4/3 पाई, सॉरी 4/3 पाई r1 क्यूब माइनस r2 क्यूब, दोनों के त्रिज्याओं का क्यूब करके अंतर कर दीजिए। 4/3 पाई r1 क्यूब करेंगे तो 4 का क्यूब हो गया 64, माइनस r2 क्यूब करेंगे तो 1 का क्यूब हो गया 1, ये हो जाएगा 64 माइनस 1 करेंगे तो 63। 63 को जैसे ही आपने यहां से हल किया तो ये हो जाएगा 3 से काट लीजिए भैया 63 को, तो 21, 21 चौको 84 पाई आ गया। 84 और पी का मतलब पाई है, तो जो इसका आंसर सही हो जाएगा वो फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा, 84 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 14 का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15, देखते हैं क्या कह रहा है। सरल सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला अगर आपको सही से पता है तो गलती की गुंजाइश ना के बराबर है। कह रहा है 40 आदमी एक काम को 15 दिन में पूरा करते हैं, उनके काम शुरू करने के 3 दिन बाद 20 और आदमी उनके साथ जुड़ गए। देखिए ये लास्ट वीडियो का आखिरी क्वेश्चन भी इसी तरीके का था, लेकिन मैं बता दे रहा हूं कि 40 आदमी, बेसिक समझिएगा इसका, 40 आदमी 15 दिन में काम पूरा करते हैं तो टोटल काम कितना रहा होगा 600। 40 आदमी एक काम को 15 दिन में, उनके काम शुरू होने के 3 दिन बाद 20 और आदमी आ गए, तो उनके काम शुरू होने के 3 दिन तक तो इन्हीं ने काम किया, उसके बाद 40 से 120 काम हो गया, बचा कितना काम 480। अब ये जो बचा काम है 20 आदमी और आ गए, 40 और 20 कितने हो गए 60 लोग हो गए, तो 60 से डिवाइड कर दिया तो 8। अब टोटल दिन कितने लग गए, यहां से 3 दिन ये वाले और 8 दिन ये वाले, तो 8 और 3 टोटल दिन कितने लग गए 11 दिन। ये इस सवाल को करने का बहुत बढ़िया तरीका है, फिर से समझ लीजिएगा। 40 × 15 टोटल काम कितना था 600, शुरुआत के 3 दिन उन्हीं 40 लोगों ने 3 दिन काम किए, अब बचा हुआ काम, अब ऐसे नहीं करना चाहते तो ये कर सकते थे कि 40 दिन लोगों के 15 दिन का काम था, 3 दिन कर दिया तो बचा 40 लोगों के 12 दिन का काम। अब 40 लोगों का जो 12 दिन का काम है वो 60 लोग कर रहे हैं, तो 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 दिन में इन लोगों ने बचा हुआ काम कर दिया, और शुरुआत के 3 दिन तो दोनों के सेम थे, तो वहां से भी 11 दिन आ सकता है। यहां से कर लीजिए या यहां से कर लीजिए, जैसे आप कंफर्टेबल हैं आप वैसे करिए। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत आसान है। चलते क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे कि क्या कह रहा है। 16 कह रहा है दी गई तालिका एक संगठन में 2015 में इसकी स्थापना के बाद विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों में शामिल हुए नए कर्मचारियों की संख्या और हर वर्ष संगठन जोड़ने वाले इन श्रेणियों के कर्मचारियों की संख्या को दर्शाती है। तालिका का अध्ययन कर दीजिए, और देखिए एक पूरा डायरेक्शन है, इसको पढ़ना मत भूला करिए, इसको जरूर पढ़ा करिए। अब कह रहा है इसमें व्यापार विश्लेषक, लेखाकार, बिक्री प्रतिनिधि और चपरासी इस तरीके से दे रखे। कह रहा है वर्ष 2019 में संगठन में कार्यरत लेखाकारों की कुल संख्या कितनी थी। देखिए कितनी थी, देखो शामिल हुए 35 लोग और छोड़ के गए एक को नहीं, तो लेखाकार पूछ रहे हैं तो पहले कितने शामिल हुए वो लोग देख लेते हैं। तो आप 35 और 15 हो गया आपका 35 5 40, 35 5 40 10 50 20 70 70, और ये 26 और 14 को जोड़ेंगे तो ये 40 70 और 40 110 लोग शामिल हुए। अब छोड़ के कितने गए 16 5 21, 21 और 24 हो गया 45, 45 और 38 जोड़ेंगे तो 45 और 38 हो जाएगा आपका 45 और 38 हो जाएगा 83, 83 लोग हो गए। तो आप देख लीजिए 110 शामिल हुए, 83 लोग छोड़ के गए, तो कितने लोग शामिल हुए 27 लोग।
टोटल संख्या जो कुल संख्या कितनी थी कार्यरत, 27 लोगों की। जब 35 लोग आए, एको ने नहीं छोड़ा, 26 और आ गए, 16 लोग छोड़ गए। तो आप क्या करिए, इनको सबको जो टोटल ऐड शामिल हुए हैं उनको जोड़ लीजिए, और जिन्होंने टोटल छोड़ा है उनको जोड़ लीजिए, उनका अंतर करके देख लेंगे कि कितने लोग शामिल हुए। तो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा सेकंड ऑप्शन, 27 लोग। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 10a इक्वल्स टू 2/3। देखिए ऐसे सवाल बहुत बेहतर बनते हैं कि आपको 10a का वैल्यू पता है और आपसे पूछा गया ही 10a पता है आपको 2/3, और पूछा क्या गया है मैं वो बता दे रहा हूं आपको, 2/3। और पूछा गया है कि 5 sin स्क्वायर ए, 5 sin स्क्वायर ए माइनस 2 cos स्क्वायर ए, 2 cos स्क्वायर ए अपॉन 15 sin स्क्वायर ए और प्लस 3 cos स्क्वायर ए, 15 sin स्क्वायर ए प्लस 3 cos स्क्वायर ए, ये आपसे पूछा गया है। तो अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं, देखिए साइन और कॉस के जो टर्म्स हैं वो ऊपर नीचे जो है वो सेम है। अगर आप चाहें तो कॉस स्क्वायर ए से पूरे को डिवाइड करके कर सकते हैं, आराम से बन जाएगा। लेकिन जब साइन और कॉस के टर्म्स आपस में सेम है, जैसे साइन के 2 टर्म कॉस के, ऐसे साइन के 2 टर्म और कॉस के 2 टर्म सेम है, तो आप क्या कर सकते हैं कि इसको साइन ए के वैल्यू की जगह रख सकते हैं 2 को, और 3 को रख सकते हैं कॉस ए के वैल्यू की जगह। लेकिन जो मैंने बताया वो फॉलो करना चाहिए। जैसे ही आपने रखा ये 5 इंटू 4, 5 को 20, ये 2 इंटू कितना हो जाएगा 9, माइनस अपॉन कर दीजिए 15 इंटू 4 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू 9 हो जाएगा। ये जैसे ही आपने इसको हल किया तो 5 को 20, 9 दूने 18, 20 में 18 घटाया 2, ये 15 चौको 60, 9 तें 27, 60 और 27 को जोड़ेंगे तो 87, 2/87 इसका आंसर हो गया, जो कि फोर्थ ऑप्शन दिख रहा है। बहुत इजीली कर सकते हैं, लेकिन जो आपको प्रोसेस बताया जा रहा है उसको अगर आपने फॉलो किया तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर। लेकिन करना कब है, अब ऐसा नहीं है कि यहां पे 5 sin स्क्वायर ए दे रखा है और यहां cos का कोई टर्म नहीं दे रखा है, या यहां सिर्फ cos ए दे रखा है। अगर ये स्क्वायर है और ये स्क्वायर है, नीचे भी दोनों स्क्वायर दे रखा है, तो ऐसे सवालों में आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। बाकी आप cos स्क्वायर ए का डिवाइड करके भी इसको कर सकते थे। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 17। 18 नंबर देखते हैं, कह रहा है सही बीजीय व्यंजक का चयन कीजिए। आपको यह बताना है कि इन चारों में से सही कौन सा है। अच्छा, ऐसे पूरा सॉल्व करेंगे तो टाइम लगेगा, तो एक काम करिए, दोनों में से किसी एक को 0 मान लीजिए। जैसे मैंने बी को 0 मान लिया और देख लिया कौन सा फॉलो करेगा। जैसे ही आपने बी को 0 माना तो ये 0, बी को 0 माना तो ये 0, बचा 1 माइनस ए। जैसे ही बी को 0 माना तो ये माइनस का 1 और ये भी 1 माइनस ए, तो पहला ही सही हो गया। बी को 0 मानिए, अगर जैसे इसमें बी को 0 मानेंगे तो ये 0 हो गया आपका, बी को 0 मानेंगे तो ये भी आपका खत्म हो गया, तो ये बचा आपका 1 माइनस ए। यहां पे बी को 0 माना तो ये बन गया माइनस का 1, माइनस का 1 है तो जब इसको पलटेंगे तो ये a माइनस 1 आना चाहिए, और इधर से ये 1 माइनस ए है, तो बराबर कैसे हो सकता है। तो सबसे बेहतर तरीका है कि दोनों में से किसी एक को 0 मान के उठा के रख दीजिए, जो इसमें लाई कर जाएगा, जो इसमें ये फॉलो कर जाएगा वो सही है। तो 18 का जो सही ऑप्शन दिख रहा है वो फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 18। चलेंगे 19 देखेंगे क्या कह रहे हैं। कह रहा है एक दुकानदार खरीदारों के लिए 3 प्रकार की छूट स्कीम प्रदान करता है, इनमें से किस स्कीम का छूट प्रतिशत सबसे अच्छा है। देखिए बहुत सीधा सा एक क्वेश्चन दे रखा है कि तीन स्कीम दे रखी है, 10% और 10% की 2 छूटें दे रखी है, और 15% और 5% की छूट दे रखी है, और ये एक 20% की छूट। देखिए तीनों का अगर योग सेम है तो पक्की बात है ये जब आप जोड़ेंगे तो 10-10 तो जोड़ना पड़ेगा, लेकिन इन दोनों के मल्टीप्लाई को घटाना भी पड़ेगा। इसको भी जब जोड़ेंगे तो 20 माइनस इन दोनों के मल्टीप्लाई को घटाना पड़ेगा। तो ये दोनों 20 के साथ कुछ घटा रहे हैं और ये पूरी 20% है, तो सबसे अच्छी छूट तो थर्ड वाली हो गई ना, 20%। ये एक सिंगल डिस्काउंट है 20% का, जबकि 10-10% का डिस्काउंट देंगे तो ये 19% का डिस्काउंट होगा, और 15-5 का देंगे तो ये हो जाएगा 15-75, 19.25% का डिस्काउंट। तो जो ज्यादा अच्छा डिस्काउंट हुआ वो थर्ड वाला। तो जो इसका आंसर सही हो जाएगा केवल छूट स्कीम सेकंड, नहीं ये फोर्थ ऑप्शन, केवल इस छूट स्कीम थर्ड जो है वो सबसे अच्छी है। सभी समान है, ये भी गलत है, ये पहली और दूसरी सबसे अच्छी नहीं है। सबसे अच्छी जो छूट है वो केवल थर्ड सबसे बेहतर छूट है। ये क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो गया। चलते क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे कि क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। हमको गलत वाला बताना है कि कौन सा गलत है। देखिए एक एक करके पढ़ते जाएंगे तब आप समझ पाएंगे। कह रहा है ये देखिए एक सवाल बनाया है लेकिन 4 पॉइंट दिए हैं, ये सिर्फ टाइम वेस्ट करने के लिए दिया गया, तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करिए। कह रहा है 20 मीटर पर सेकंड की चाल से 20 मीटर पर सेकंड की चाल। अच्छा 20 मीटर पर सेकंड को अगर किलोमीटर पर आवर में बदलेंगे तो 18/5, 5 को 20, 18 चौको 72, तो उससे कम है, ये सही है। दूरी को चाल से विभाजित करके समय की गणना की जाती है। ठीक है, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, दूसरा भी सही है।
99 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल 24 मीटर पर सेकंड की चाल से, अच्छा 99 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बदल लीजिए, जैसे ही बदलेंगे 5/18 से, तो 9 दूनी 18, ये हो गया 11, 11 × 25 55/2 करेंगे तो 27.5। कह रहा 99 किलोमीटर की चाल से कम है, यही बात हो गई आपकी गलत, तो जो हमारा आंसर सही हो गया ये। चौथा भी पढ़ लेते हैं, कम समय में समान दूरी तय करने के लिए उच्च चाल, बिल्कुल सही बात है। कम समय में अगर आपको डिस्टेंस ज्यादा कवर करनी है तो हाई स्पीड में चलना पड़ेगा, तेज चलना पड़ेगा, तो वही बात बोल रहा है। तो जो सही हो जो आपका इसमें से सब में गलत दिया है वो तीसरा ऑप्शन है जो गलत है, और हमें गलत वाले का चयन करना है, इस वजह से जो इसका सही आंसर होगा वो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 20। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए एक बार ग्राफ पे क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा है निम्नलिखित बार ग्राफ में 3 अलग अलग देशों XYZ द्वारा पिछले कुछ वर्षों के दालों के उत्पादन आंकड़े लाख टन में दर्शाए गए। बार ग्राफ का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। चलिए देखते हैं कि नीचे दिया गया प्रश्न क्या कह रहा है, अच्छे से पढ़ेंगे फिर देखते हैं आंसर क्या होगा। कह रहे Y और Z 3 अलग अलग उत्पादन लाख, किस देश का 5 वर्षों का औसत उत्पादन अधिकतम है। आपको यह बताना है किस देश का 5 वर्षों का औसत उत्पादन अधिकतम है, किस देश का 5 वर्षों का औसत उत्पादन अधिकतम है। ठीक है भाई, XYZ सबका देख लेते हैं। आप किसका अधिकतम है ये कैसे देख रहे हैं कि जिसका योग सबसे ज्यादा होगा उसका एवरेज सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि सेम डिवाइड तो सेम ही करना है। तो अगर हम x का देखेंगे तो 2015 में x का 13, 13 15 28, 28 और 12 हो गया 28 12 40, 40 और 14 हो गया आपका 54, 54 और 11 हो गया 65, तो x का हो गया ये 65। जब y का देखेंगे तो 12, 12 और 14 26, 26 और 15 हो गया 26, 41, 41 और 15 हो गया आपका 56, 56 और 13 जोड़ेंगे तो 56 और 13 हो गया आपका 69, ये y का हो गया। जब आप z का देखने जाएंगे 14, 14 और 13 27, 27 और 15 अगर हम देखेंगे तो 27 और 15 हो गया 42, 42 और 12 हो गया 54, और 54 और 15 को जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 54 और 15 फिर से 69। तो जब आप इसका आंसर देखेंगे तो y और z दोनों बराबर हैं, y और z दोनों बराबर हैं, तो किस देश का अधिकतम होगा, तो y और z वाला ही अधिकतम होगा। तो जो इसका आंसर सही हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, सेकंड और ऑप्शन y और z। देखिएगा 22 नंबर क्वेश्चन पे आ गए। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं समझने की कोशिश करिएगा। कह रहा है किसी त्रिभुज की 3 भुजाओं की लंबाई 48, 55 और 73 है। कह रहा है यदि इसकी सबसे लंबी, अगर इसकी सबसे लंबी भुजा की बात करें, सबसे लंबी भुजा के मध्य बिंदु को इसके सम्मुख शीर्ष से जोड़े तो इसकी माध्यिका की लंबाई बतानी है कि क्या होगी। देखिए कैसे करेंगे, यहां से दिमाग लगाइए। अगर ऐसे क्वेश्चन ये दे रखा है 48, 55 और 73, 48, 55 और 73, अब अगर आप इसको देखेंगे कि क्या ये आपका सबसे बड़ी भुजा अगर हम देखेंगे तो 73, 73 का जब आप देखेंगे तो सबसे लंबी ये शायद 48, 55, 73 एक ट्रिपलेट बनता है। और अगर ये पूछ रहा है तो ऐसे केसेस में क्या करिए, ये जो आपको सबसे बड़ी भुजा दे रखी है इसका अगर आप आधा कर देंगे तो वही इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर ये क्या कह रहे हैं, सबसे बड़ी भुजा के मध्य बिंदु को इसके सम्मुख शीर्ष से जोड़ने वाली माध्यिका की लंबाई अगर ये पूछ रहे हैं तो एक 48 × 55 × 73 एक इस तरीके से भी करते हैं, लेकिन इस तरीके से आंसर नहीं दे रखा है। तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 73 का जस्ट आधा करेंगे तो 36.5 इसका आंसर हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। ये इसकी लंबाई पूछ रहा है क्योंकि ये और ये तीनों आपस में बराबर होंगे, क्योंकि जो आपका ये बनेगा ये बनेगा। तो अगर ये मध्य बिंदु की बात कर रहा है, यहां से दिमाग लगाइएगा, ये बात कर रहे हैं राइट एंगल ट्रायंगल में, तो अगर ये इसका डायामीटर है, ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या है, तो ये भी तो त्रिज्या होगी। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो 36.5 हो जाएगा, 36.5 हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, 23 देखिएगा क्या कह रहे हैं। कह दी गई तालिका का अध्ययन करिए। देखिए नीचे क्वेश्चन दे रखा है, उसमें कहेंगे एडम के मामले में बोनस से होने वाली आय बकाया से होने वाली आय का कितने प्रतिशत है। तो एडम के मामले में देख लेते हैं बोनस से होने वाली आय क्या है। एडम ये है और एडम बोनस से कमाता है 90, और कह रहे हैं कि बकाया कितना है इसका 200 का कितने परसेंट है। तो बहुत समझदार हो, सीधा सीधा दिख रहा है कि कितने परसेंट है, 45%। पहला ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, एकदम सरल है मेरे हिसाब से, इसमें तो पेन भी नहीं चलाना चाहिए था आपको, समझदार है। तो कह रहा है एक व्यक्ति P से Q तक की यात्रा 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है और अपनी चाल में 60% की वृद्धि करता है वापस लौटते टाइम।
मतलब जब जा रहा था तो जा रहा था 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और जब आ रहा था तो 50 पे 60% अगर इसने बढ़ा दिया है तो 50 पे 60% बढ़ा देंगे तो 50 का 60% हो जाएगा 30, तो वापसी कर रहा है 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल पूछी गई है कि कितनी होगी, तो लगा दीजिए 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई, 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई, ये हो जाएगा 130। जीरो से जीरो खत्म, ये 4 दूनी 800 बटे 13 हो गया। 800 बटे 13 देखेंगे तो 13 छंग 78, एक ही ऑप्शन है 6 वाला, ये आपका आंसर सही हो गया। 13 छंग 78, आगे करने की जरूरत नहीं होती है। 13 एकम 13, 13 पच्चे 65, 61.53 आपका आंसर हो गया। लेकिन जब आपको एक ऑप्शन दिख जाया करे तो आप आंसर टिक कर दिया करिए। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 24। चलेंगे 25 देखेंगे कि क्या कह रहे हैं। कह रहा है एक त्रिभुज ABC में कोण B और C के आंतरिक समद्विभाजक 105 डिग्री के कोण पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो कोण A का मान क्या होगा। देखिए बहुत बढ़िया सवाल, इसको समझिएगा कि कह रहे त्रिभुज ABC, मैंने मान लिया ये दे रखा है आपका त्रिभुज ABC। अब कह रहा है कि B और C के कोण आंतरिक समद्विभाजक, मतलब इस कोण के जो बाइसेक्टर्स हैं, आंतरिक समद्विभाजक हैं, वो जहां पे मिलते हैं वो कोण बनता है 105 डिग्री। तो बड़े समझदार लोग हैं आप लोग। अगर हम यहां पे ये कह दें अगर ये B और C के आंतरिक समद्विभाजक है तो ये जो एंगल होगा ये होता है 90 प्लस a/2, मतलब इस एंगल का जस्ट हाफ प्लस 90 ये होता है। तो 90 प्लस a/2 अगर आपको 105 डिग्री पता है तो a/2 हो जाएगा आपका 15 डिग्री, और a जो आपसे एंगल a पूछा गया है ये हो जाएगा आपका 30 डिग्री। तो आपसे पूछा गया है कोण a का मान क्या होगा, तो इसका सेकंड ऑप्शन आंसर सही हो जाएगा 30 डिग्री। ये हो गया आपका 25 नंबर क्वेश्चन। तो मैंने एक एक करके पूरे 25 क्वेश्चन को समझाने की कोशिश की है, और अगर इसके बाद भी आपको कोई समस्या आ रही है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। और अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ ही साथ मेहनत करते रहें क्योंकि बहुत कम दिन बचे हैं आपके CHSL और CGL के एग्जाम के लिए। तो बेस्ट ऑफ लक जिनका भी CGL का मेंस का एग्जाम है उनको। और अगर किसी तरीके की कोई समस्या है तो मेरा आपको डिस्क्रिप्शन में पर्सनल नंबर मिल जाएगा, और भी बहुत सारी चीजें, टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। अगर किसी तरीके की कोई समस्या है तो आप मुझको मैसेज करके बता सकते हैं। जितना हो सकता है उतना मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं। थैंक यू वेरी मच।